Hello everybody. In this lecture we will learn about the heredity and evolution. तो सबसे पहले हमने समझना होगा कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब क्या है एंड इवोल्यूशन का मतलब क्या है। अगर ये दोनों चीजें आपको आ गई तो आप समझ जाओगे कि पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें बेसिकली। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, जिनको हम ट्रेट्स भी बोलते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर आसान भाषा में बोलूं तो किसी भी गुण का, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का एक पेरेंट से दूसरे उसकी जनरेशन में ट्रांसफर होना, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब समझ आया। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को हम इस चैप्टर में ट्रेट्स भी बोलते हैं, TRAITS, ट्रेट्स भी बोलते हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है अगली जनरेशन। ठीक है, अब ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे हाइट, हेयर कलर, शेप ऑफ ईयर, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ चिन। ठीक है, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। दूसरा वर्ड यूज हुआ है इसमें इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वर्ड का मतलब है चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीसीज ओवर द सेवरल जनरेशन। मतलब कि एक चेंज होना, किसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज होना बहुत सारी सालों के बाद में, बहुत सारे ईयर्स के बाद में किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में। जैसे हम होमोसेपियंस हैं तो हमको ही ले लीजिए, पहले कुछ हम ऐसे दिखते थे, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे अंदर डेवलपमेंट मतलब कि इवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद में और इवोल्यूशन हुआ, हम इवॉल्व होते गए और आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का डेवलपमेंट होना टाइम के साथ में, और छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जुड़ते जाना, तो इन सब का क्या हो जाता है, वेरिएशन आना। मतलब ये इससे अलग है, ये वाला इससे अलग है, और ये इससे एडवांस है, ये इससे एडवांस है। तो बेसिकली एडवांसमेंट को पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, कि एडवांसमेंट को ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये एडवांसमेंट आता कैसे है, तो इससे इसके अंदर आने के लिए हमें वेरिएशंस आने होंगे, हमारी बॉडी के अंदर या फिर कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन आई होंगे। अब ये धीरे धीरे वेरिएशन एक्यूमुलेट होके, एक्यूमुलेट मतलब सम होके उनका सबका जुड़ के आज हम इस कंडीशन में खड़े हुए हैं। तो ये समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि वेरिएशंस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन वर्ड का मतलब है कि द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। मतलब कि किसी भी एक स्पीसीज के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का चेंज आ जाना। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में ले लिया हमने ह्यूमंस के अंदर, है ना, होमोसेपियंस के अंदर हमने एग्जांपल लिया। तो वेरिएशन का मतलब है कि डिफरेंसेस आ जाना, एक कैरेक्टर, एक स्पीसीज के अंदर पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन एडवांस होना, उससे अगली और एडवांस होना, उससे अगली और एडवांस होना, इसको ही बोलते हैं क्या, वेरिएशन। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशंस। दूसरा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। एक्यूमुलेशन वर्ड का मतलब होता है जुड़ जाना, सम हो जाना। तो जितने भी वेरिएशंस आए थे वो जुड़ के एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, नई एक कैरेक्टरिस्टिक उसी स्पीसीज में प्रोड्यूस करती है। जैसे हम जिराफ का एग्जांपल ले ले, तो जो जिराफ होता है उसकी जो गर्दन होती है वो पहले छोटी थी। क्यों थी, क्योंकि वो घास खाता था जमीन से, लेकिन घास हो गई खत्म और उसको पेड़ से पत्ते खाने पड़े। तो उसके एक जनरेशन ने ऊपर पेड़ से पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, उसकी दूसरी जनरेशन की गर्दन पहले जनरेशन से और लंबी आई, और अभी आप देखते हो कि जिराफ की जनरेशन बहुत लंबी होती है। तो वी कैन इजीली गेट द पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब किसी भी वेरिएशन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फिर तीसरी में, चौथी में, ऐसे जुड़ते जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, जुड़ जाना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे मेंडल की थ्योरी। तो मेंडल की थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा पहले। तो पहला टर्म होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आई होप सेल चैप्टर में सबने पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्रोमोसोम जो होता है हमारी सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, और बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस के बीच में होता है न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियस और दिस इज द न्यूक्लियोलस। ओके, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं आपके क्या, डीएनए, आरएनए, मतलब जिनको बोलते हैं जीन्स। ओके, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको देखते हैं क्या होते हैं। ये जो आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का अंदर का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। दिस न्यूक्लियोलस कंटेन द so many thousands millions of the thread like structures. okay, thread like structures होते हैं और उनको बोलते हैं thread like structures को बोलते हैं क्रोमोसोम। कुछ ऐसे दिखते हैं क्रोमोसोम्स।
ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर ये इन्फिनिटी है, बहुत सारे, इन्फिनिटी तो नहीं, मिलियंस आप बोल सकते हो, मिलियंस ऑफ द क्रोमोसोम्स कंटेन इन अ न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट को न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जिसमें आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। ओके, अब क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। ओके, डीएनए होता है ऐसे, ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं। तो जीन्स वर्ड आया तो जीन्स को समझते हैं क्या होता है। अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। देखिए ये पूरा पूरा डीएनए आपने ऐसा देखा होगा एक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डीएनए। और डीएनए के बीच में यहाँ पे नोट्स होते हैं, इन नोट्स को बोलते हैं जीन। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, दिस इज जीन ऑन अ क्रोमोसोम। और ये जीन्स का किस में होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर। मतलब समझ आया कि डीएनए होता है आपके क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस होता है आपके सेल के अंदर, ठीक है। तो अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम विच गवर्न्स द synthesis of one protein that control the specific trait of organism that are thousands of gene which control the different traits। मतलब कि ये जो एक जीन है ना, ये एक जीन पर्टिकुलर एक टाइप के काम को करता है, ठीक है। एक जीन का काम होता है कि पर्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर को अपने साथ में फोटोकॉपी करके जीरोक्स करके दूसरी जनरेशन में पहुंचा देना। तो समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसको यूज करते हैं, उसको सीखते हैं क्या होता है। एक टर्म आएगी जिसका नाम होता है डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरी आती है रिसेसिव ट्रेट। ट्रेट का मतलब तो हमने सीख लिया। ट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी एक गुण, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी एक जनरेशन की। अब आप आते हैं डोमिनेंट का मतलब क्या होता है और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। तो डोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा ट्रेट जो कि अगली जनरेशन में शो हो। देखिए एक बच्चे को बनाने के लिए डैड और मॉम होते हैं, ठीक है। डैड की एक सेक्स सेल और मॉम की एक सेक्स सेल मिलके एक चाइल्ड को पैदा करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डैड की जो आंखों का कलर है वो मान लेते हैं ब्राउन है, और मोम की आंखों का कलर है वो है ब्लू। और आपके जो इनके बच्चे का जो आईज कलर हुआ वो मान लेते हैं क्या होगा? ब्राउन होगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों में से किसकी ट्रेट बच्चे में दिखाई दे रही है? तो ऑफ कोर्स डैड की ट्रेट इस बच्चे के अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मोम और डैड में से कौन डोमिनेंट होगा? डैड को बोलेंगे। जिसकी कैरेक्टर उसके बच्चे में दिखाई दे वो डोमिनेंट बोला जाएगा, और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट्स दिखाई ना दे उसे रिसेसिव बोलते हैं। सो समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स। ऐसी ट्रेट्स, ऐसे चीजें जो एक बच्चे के अंदर या फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दिखाई दें, उनको डोमिनेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फादर है और एक मदर है। फादर की हाइट ज्यादा है, मदर की हाइट कम है, और बच्चा उनसे जो हुआ उसकी हाइट भी अगर कम है, तो इस केस में डोमिनेंट कौन हुआ? तो इस केस में जो डोमिनेंट हुआ वो हुआ मॉम। ओके, मदर उसकी क्या हो गई? डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट मतलब कि जो बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर दिख रहा है वो मॉम का दिख रहा है। तो डोमिनेंसी समझ आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट हम टर्म यूज करेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बेसिकली, फिनोटाइप का मतलब निकलता है आपका फिजिकली अपीयरेंस से, और जीनोटाइप का मतलब निकलता है आपकी सेक्स सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटाइप का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट था जिसके प्लांट के जो जीनोटाइप थे, जो सेक्स सेल्स थे वो कैपिटल बी थे, और यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी थे, और उनसे जो प्लांट हुआ उसका जो फ्लावर कलर था वो व्हाइट कलर का हुआ, लेकिन उसका जो जैमेट्स बनेंगे, उसके जो जैमेट्स होंगे वो स्मॉल बी होंगे। तो जो जैमेट्स को देख के बोला जाएगा, जैमेट्स को देख के बोल सकते हैं कि ये क्या है? जीनोटाइप्स। और जो कलर ऑफ द फ्लावर हम देख के बता सकते हैं ये क्या है? फिनोटाइप। तो गॉट द पॉइंट, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी एक चाइल्ड में या जनरेशन में उसको फिनोटाइप बोलते हैं, और उसके जो डैमेट्स होते हैं, उनकी जो सेक्स सेल्स होती हैं कि किस तरीके की इनकी सेक्स सेल्स है, उनको हम जीन्स बोलते हैं, जीनोटाइप्स बोलते हैं। समझ आ गया? अब हम समझेंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज, F1 और F2 जनरेशन। देखिए F1 जनरेशन का मतलब है कि मम्मी पापा, मॉम एंड डैड। यहां पे फीमेल लिख लू, यहां पे मेल लिख लेता हूं, आपको इजीली समझ आएगा। इनसे जो बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे को बोलेंगे पहली जनरेशन, ठीक है। और इस बच्चे से, अब इस बच्चे से जो बच्चे पैदा होंगे उनको बोला जाएगा क्या?
F2 जनरेशन, इसको C2 बोल दूं और इसको C1 ठीक है, चाइल्ड 1, दिस इज कॉल्ड द F2 दूसरी जनरेशन। अब इनसे जो बच्चे होंगे उनको बोला जाएगा F3 जनरेशन। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है समझने के लिए। अब हम चलते हैं मेंडल की थ्योरी पे। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल एक चर्च में फादर थे, मतलब कि वहां पे पूजा पाठ करने वालों को फादर बोलते हैं, तो चर्च के अंदर काम करते थे। अभी इनके चर्च के पास में गार्डन था और गार्डन में पी प्लांट्स थे, मतलब कि मटर के पौधे। पी प्लांट्स को इन्होंने देखा और सोचा कि इनके ऊपर ही मैं एक्सपेरिमेंट करूं, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इन्होंने मटर के प्लांट्स को क्यों चूज किया? क्योंकि मटर के प्लांट्स को ऑब्जर्व करने में आसानी होती है, ये इजीली ग्रोथ करते हैं। 3-4 महीने में इसकी ग्रोथ देख के इनका नेक्स्ट जनरेशन आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अगर ये एनिमल के ऊपर करते तो एनिमल के ऑब्जर्व करने में इनको मतलब पूरा जीवन लगा देना था, पूरी लाइफ इनकी लग चुकी होती एक एनिमल के ऊपर पहली जनरेशन को देखने में। तो ये इजीली ऑब्जर्व होने वाले प्लांट्स थे, ये इजीली, इनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनके अंदर हम डिफरेंट ट्रेट्स, मतलब कि गुण देख सकते थे कि कोई ग्रीन कलर का मटर का बीज होता है, कोई येलो कलर का होता है, कोई राउंड होता है, कोई रिंकल्ड होता है, ठीक है, कोई किसी का पौधा ड्रॉप मतलब बोना होता है मटर का, कोई लंबा होता है। तो ये डिफरेंट ट्रेट्स भी इसमें थी और ये इजीली ऑब्जर्व करने वाली चीज थी। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने लिया यहाँ पे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, अब इनहेरिटेंस का मतलब समझा दूं मैं आपको। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? इनहेरिटेंस का मीनिंग वही होता है जो हेरिडिटी का होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर्स का जाना, और वो किस तरीके से जाता है उनका नियम दिया था, उनका रूल दिए थे किन्होंने? मेंडल ने। तो उनके एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या किया उन्होंने, एक मटर का पौधा लिया, ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो मैं इससे समझा रहा हूं, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। मोनोहाइब्रिड आपका होता है, मोनोहाइब्रिड का मतलब समझते हैं। देखिए, मोनो मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस करा देना। मोनो होता है सिंगल और हाइब्रिड का मतलब किसी चीज का क्रॉस करके नई जनरेशन बना देना। अब मोनो का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर देखा जाएगा इस टॉपिक के अंदर, वो एक कैरेक्टर होगा। वो कैरेक्टर क्या था? हाइट, ठीक है, वो कैरेक्टर क्या था? हाइट। तो हाइट को देख के, सिर्फ हाइट को एक कैरेक्टर मान के इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक प्लांट लिया जो लंबा था, जिसकी हाइट ज्यादा थी, और एक प्लांट लिया जिसकी हाइट कम थी। उन दोनों के बीच में क्या कराया? उन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, या फिर दोनों से नेक्स्ट जनरेशन को बनाई। अब यहाँ पे देखना कि जो टॉल प्लांट होता है वो यहाँ पे डोमिनेंट है, और मैं डोमिनेंट आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। डोमिनेंट का मतलब जिसके कैरेक्टर्स डोमिनेंट करते हैं, शो करते हैं अगली जनरेशन में। आप बोलोगे ऐसा ही क्यों है, ड्रॉफ का क्यों नहीं है डोमिनेंट? तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये लिखा था। ये जो पूरा का पूरा चिट्ठा दिया था वो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे दिया था, समझ रहे हो। पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद सब चीजें देखी, उसके बाद ऐसा कुछ इनको वहां पे नजर आया, देन उन चीजों को देखने के बाद में इन्होंने ये चीज दी थी कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द ट्रेड्स विच शो इन द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, यू गॉट द पॉइंट कि ये ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्रॉफ प्लांट लिया, बोना पौधा और लंबा पौधा। अभी क्या होगा, जो टॉल प्लांट होगा उसके दोनों के दोनों गैमेट्स को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसको मैं स्मॉल टी से। और आपको बता दूं, मैं जो कैपिटल टी से लिखूंगा वो कैसा होगा? हमेशा डोमिनेंट होगा, ठीक है, और स्मॉल टी वाला रिसेसिव होगा। स्मॉल टी वाला हमेशा रिसेसिव की तरह बिहेव करेगा। तो यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसेसिव एंड द डोमिनेंट। तो अब क्या होता है कि पेरेंट से बच्चे होने के लिए उनकी कोई एक सेल जिम्मेदार होती है। तो यहां से मैं एक कैपिटल टी को ले लूं और यहां से एक स्मॉल टी को ले लूं, इन दोनों को मिला के मैं क्या बना दूंगा? इन दोनों को मिला के बना दूंगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये पहली जनरेशन आपकी आ चुकी है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट F1 जनरेशन। देन व्हाट विल हैपन, अभी इस फर्स्ट F1 जनरेशन के बहुत सारे पौधे होंगे, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, है ना, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें से किसी दो पौधों को उखाड़ के उनके बीच में फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, तो उसको बोलेंगे सेकंड जनरेशन। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को, अब यहाँ पे देखना जो पौधा आएगा वो कैसा होगा, ये जो प्लांट आया वो कैसा होगा? टॉल टी कैपिटल और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी का मतलब मैंने आपको बताया कि ये डोमिनेंट है,
डोमिनेंट है तो ये प्लांट भी कैसा होगा, ये प्लांट भी आपका टॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस और एक वर्ड होता है होमोजाइगस। देखिए अगर कोई भी चीज क्या है, टॉल है, और वो टॉल है, उसके जीन्स अगर क्या है, दोनों के दोनों कैपिटल टी से बने हैं, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब एक जैसा, लेकिन टॉल है लेकिन उसका सिर्फ एक डोमिनेंट वाला ही कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, इसको बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, तो इसका नाम होगा हेट्रोजाइगस। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट आई वांट टू से। अब जो दूसरी जनरेशन बनानी है वो पहली जनरेशन की क्रॉस पॉलिनेशन से बनेगी। इन दोनों को मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए अब क्या होगा वो आपको समझना है। यहां पे तो देखिए, यहां पे तो दोनों में से कोई भी आए कैपिटल टी आएगा, यहां पे दोनों में से कोई भी आए स्मॉल टी आएगा, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि कैपिटल टी भी आ सकता है, इसमें से स्मॉल टी भी आ सकता है, इसमें से भी कैपिटल टी आ सकता है, और इसमें से क्या स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे से कैसे भी क्रॉस हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके जो आपके जीनोटाइप्स होते हैं, जो आपके टी और टी है उसको हॉरिजॉन्टली, एक को हॉरिजॉन्टली लिख दो और एक को आप वर्टिकली लिख दो, उसके बाद में कॉलम्स बना दो। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ दोनों मिलके बनाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। सिमिलरली ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या, स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, हियर ऑल्सो दोनों स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए इसको बोला है कैपिटल टी को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस टॉल। ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा बॉस, ओके, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल, और ये होगा आपका होमोजाइगस ड्वार्फ या स्मॉल। समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि फेनोटाइप और फेनोटाइप का रेशियो और जेनोटाइप का रेशियो। अब फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो टेबल आई है ना, इस टेबल को देख के आपको बताना है कि फेनोटाइप मतलब फिजिकली अपीयरेंस का रेशियो क्या है। तो यहाँ पे 3 तो टॉल होंगे और एक होगा आपका ड्रॉफ, तो 3 टॉल रेशियो 1 ड्रॉफ लिख सकता हूं। दूसरा होता है जीनोटाइप रेशियो, कि यहाँ पे जीन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो कैपिटल टी कितना है 1, और एक कैपिटल एक स्मॉल टी 2, और सिमिलरली स्मॉल टी कितने हैं दोनों 1। कैसे है देखो, स्मॉल टी 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो आई कैन राइट हियर द जीनोटाइप रेशियो इज 1:2:1। ओके, अब चलते हैं, ये तो हो गया मोनो हाइब्रिड। अब चलते हैं हम डाई हाइब्रिड की तरफ। देखिए मोनो में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया था, हाइट। अब डाई में क्या लेते हैं हम, 2 कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, एक तो उसका कलर और एक उसका शेप। तो यहाँ पे हमने लिया है राउंड एंड रिंकल्ड शेप लिया है, एक बीज लिया जो कि है येलो कलर का, लेकिन कैसा है वो, राउंड, बिल्कुल टोन्ड, बिल्कुल फूला हुआ, और एक लिया है हमने रिंकल्ड और ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे 2 चीजें देखी हमने, एक तो राउंड है और एक है आपका रिंकल्ड है, और एक येलो है एक ग्रीन है। अब देखिए ये जो होगा उसके 2 कैरेक्टर लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया है किसको, राउंड को, और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है किसको, ग्रीन। ओ सॉरी, दिस इज कैपिटल आर फॉर राउंड, और कैपिटल आर फॉर राउंड। कैपिटल आर का मतलब है राउंड, और स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड, ठीक है। और कैपिटल वाई का मतलब है येलो, बिल्कुल, और स्मॉल वाई का मतलब है आपका ग्रीन। ये शो करते हैं। 2 कैरेक्टर है तो 2 आपको यहां पे सेल्स लेनी होंगी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इन दोनों को और इन दोनों को मिलाने पे जो बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल वाई यहां से एक कैरेक्टर आ गया, यहां से एक कैरेक्टर इसका आ गया, मतलब राउंड का आ गया कैपिटल आर, और येलो का आ गया कैपिटल वाई। सिमिलरली स्मॉल आर आ गया ग्रीन रिंकल्ड का, और स्मॉल वाई आ गया आपका रिंकल्ड का। अब ये जो दोनों मिलके बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। इन दोनों के ये पहली जनरेशन होगी, पहली जनरेशन बनेगी कैपिटल वाई, देखो ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और कैपिटल आर और स्मॉल आर। आपको पता है जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होता है, तो ये कैसा दिखेगा, कैपिटल वाई के लिए येलो दिखेगा, कैपिटल आर का मतलब राउंड दिखेगा, तो राउंड येलो दिखेगा ये। तो समझ आ गया आपका फर्स्ट जनरेशन कैसे आया। अब ऐसे ही पौधे उठाए मैंने 2 जो कि येलो और राउंड कलर के क्या दे रहे थे, बीज दे रहे थे, सीड्स दे रहे थे, या फिर पीस दे रहे थे, मटर दे रहे थे, मटर के दाने। उन दोनों को मैंने क्रॉस पॉलिनाइज करवा दिया, मतलब कि 2 ऐसे प्लांट्स लिए, ऐसे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर
और स्मॉल आर, सिमिलरली कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है? तो यहाँ पे आ सकती है कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर आ सकता है, स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जो यहाँ आया है वो यही आएगा। इसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके इस कॉलम में लिख देना है दोनों को, तो जो रिजल्ट आएगा वो वैसा ये सीड प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली इस कॉलम में कौन आएगा? जो यहाँ से आएगा और जो यहाँ से आएगा। सिमिलरली मैं कोई भी रैंडमली कॉलम में जाऊं, यहाँ कौन आएगा? यहाँ आएगा। आप एक बार वर्टिकली जाओ, एक बार हॉरिजॉन्टली जाओ, तो ये आ जाएगा आपका ग्रीन राउंडेड। ओके, और इस आपका हमेशा कैपिटल वाला क्या होता है? डोमिनेंट। अगर कैपिटल ना हो, दोनों ही क्या हो? स्मॉल हो, तो यही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे तो फिनोटाइप का रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो फिनोटाइप यहाँ देख लेते हैं कितने तरीके के हैं। एक तो है यहाँ पे राउंड एंड येलो, दूसरा आपका रिंकल्ड एंड येलो, तीसरा आपका ग्रीन एंड राउंड, और चौथा है आपका ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो पहले से ही शुरुआत करते हैं। येलो एंड राउंड तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे रेशियो आ गया आपका 9। पहला रेशियो आ गया 9, जो कि होगा राउंड एंड येलो का। रिंकल्ड एंड येलो कितने? 1 2 3। तो रिंकल्ड एंड येलो का रेशियो हो गया 9:3। नेक्स्ट आपको देखना है कि यहाँ पे ग्रीन एंड राउंड कितना है? 3। तो ग्रीन एंड राउंड के लिए 3 हो गया, और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितना है? 1। तो इसके लिए 1 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द 9:3:1। किसके लिए? फिनोटाइप रेशियो है ये, किसका? डाइहाइब्रिड का। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइहाइब्रिड। अब चलते हैं हाउ डू ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड, कि ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से और बच्चों में। तो आपके बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ए, एक होता है आपका बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे जो ए बी, ध्यान से सुनना, जो ए होता है कैपिटल और जो बी होता है, वो दोनों होते हैं डोमिनेंट। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का, और ओ जो होता है वो होता है आपका रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव इन नेचर। अब आपको मैंने ऑलरेडी समझाया कि डोमिनेंट का मतलब क्या है। जिसका असर दिखे उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जिसका असर ना दिखे उसको रिसेसिव बोलते हैं। तो होगा क्या? अगर कोई भी एक पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप है ए, और मेल का मान लेते हैं ए और फीमेल का मान लेते हैं ओ, या फिर मेल का मान लो ओ, फीमेल का मान लो ए, तो उनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ना, वो होगा ए प्लस ओ। इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है? तो मैंने बताया ए एंड बी जहां आ जाते हैं वो दोनों डोमिनेंट होते हैं। तो ए डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए। बी और ओ में क्या होगा? बी डोमिनेंट है, ओ में ओ रिसेसिव है, तो बी होगा। अच्छा, अब क्या हो गया? जब दोनों के दोनों क्या आ गए? डोमिनेंट आ गए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तब क्या होगा? जब दोनों के दोनों रिसेसिव आ गए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेट होते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि बच्चे का मेल और फीमेल होना किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो मेल होता है उसके अंदर एक होता है वाई स्पर्म और एक होता है एक्स स्पर्म, लेकिन जो फीमेल होती है उसके अंदर सिर्फ एक्स और एक्स एग ही होता है। ठीक है, अगर मेल के अंदर से वाई स्पर्म गया और फीमेल के अंदर से तो हमेशा एक्स स्पर्म ही, एक्स ओवम ही जाएगा, या फिर एक्स एग जाएगा, और मेल के अंदर जा सकता है एक्स वाई। तो कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा? मेल के ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर गया एक्स स्पर्म, तो एक्स प्लस एक्स बन के दोबारा से क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। और अगर गया वाई एंड एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेल रिप्रोड्यूस। तो समझ आ गया कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और डिपेंड करता है फादर के ऊपर। नेक्स्ट है आपका एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। देखिए, ट्रेट्स क्या होती हैं? ट्रेट्स मतलब होता है कैरेक्टर्स, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्वायर्ड किए जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो इनहेरिटेड होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान की शक्ल जैसा उसकी शक्ल दिखती है, तो ये क्या, ये कौन सा ट्रेड हो गया? ये हो गया आपका इनहेरिटेड ट्रेड। ऐसी ट्रेड जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सके।
उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। लेकिन ऐसी ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा सके। जो बिल गेट्स के फादर हैं, उनका दिमाग बिल गेट्स के जितना तेज नहीं था, और जो बिल गेट के बच्चा होगा वो उनका दिमाग बिल गेट जितना तेज नहीं होगा। इन्होंने अपना दिमाग क्या किया है, एक्वायर किया है। तो समझ आया, एक्वायर्ड का मतलब कोई भी एक ऐसा ट्रेड, कोई भी एक ऐसा गुण जो खुद एक पर्टिकुलर जनरेशन सीखे, खुद डेवलप करे। जैसे बॉडी बिल्डिंग, हर बॉडी बिल्डर का पापा बॉडी बिल्डर नहीं होता है, ठीक है। तो समझ आ गया कि लेकिन शक्ल एक दूसरे से क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। और जो ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं हो सकती उसको बोलते हैं एक्वायर ट्रेड, जो एक्वायर की जाती है। नॉलेज हो गई, एक्वायर की जाती है। तो क्योंकि हर कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनता है, क्योंकि ये इनहेरिटेड नहीं है, ये एक्वायर किया जाएगा। नॉलेज आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान जैसा दिख सकता है, क्योंकि ये एक इनहेरिटेड ट्रेड है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन व्हिच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड। मतलब एक स्पीसीज है पर्टिकुलर, मान लीजिए पहले इंसान कुछ ऐसा था, फिर धीरे 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 सीक्वेंस में कई सालों बाद ऐसा हुआ, कई सालों बाद ऐसा हुआ, कई सालों बाद ऐसा हुआ, अब ऐसा है। तो इवोल्यूशन एक सीक्वेंस है जो ग्रेजुअल चेंज आता जाता है किसी स्पीसीज में, और नई तरीके की स्पीसीज बना देता है, या फिर बहुत अलग तरीके की स्पीसीज बना देता है उस पुरानी स्पीसीज को ही। अब देखते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि हमें किस चीज को देख के पता चलता है कि इवोल्यूशन नाम की कोई चीज है। तो हम तीन चीजों से पता कर सकते हैं कि इवोल्यूशन नाम की कोई चीज होती है। पहली चीज होता है होमोलॉजियस ऑर्गन्स। होमोलॉजियस ऑर्गन का मतलब हम ऐसे ऑर्गन देखते हैं जानवरों में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, जो दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन काम अलग अलग करते हैं। जैसे आपका हाथ, मतलब मैन का हाथ, चीते का हाथ, और वेल का जो आप उनके जो पंख होते हैं, मतलब कि जिनसे वो तैरते हैं, और जो बैट होते हैं उनके भी फेदर्स, जो उनके पंख होते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, देखो एक बोन का होना, उसके बाद में आगे से यहाँ से बोन का डिवाइड होना, सब में सेम है, लेकिन काम सब में अलग अलग है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम सब इवॉल्व हुए हैं। ह्यूमन बीइंग एक इवॉल्व्ड या फिर डेवलप्ड कंडीशन है किसी भी एनिमल की। तो हम इवॉल्व होने के बाद में ऐसे बने हैं। तो होमोलॉजियस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उनको देख के पता चलता है कि हमारे इनके स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हम इनको काम किसी अलग अलग तरीके से यूज लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का हैंड किस लिए काम आता है? ये काम आता है आपका खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन चीते का हाथ काम आता है चलने के लिए भी काम आता है, किसी चीज को मारना है तो उसके लिए भी काम आता है। वेल के जो हाथ होते हैं वो किस लिए काम आता है? तैरने के लिए। बैट का आता है उड़ने के लिए। तो दिखते इनके स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम अलग हो, उनको बोलते हैं होमोलॉजियस। नेक्स्ट होता है एनोलॉजियस। एनोलॉजियस होमोलॉजियस का जस्ट वाइस वर्सा होता है, ठीक है। दोज ऑर्गन्स विच हैव द डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन काम एक जैसे, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मजबूरी की वजह से उनके काम एक जैसे बन गए, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एनोलॉजियस। और तीसरा एविडेंस होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब समझाता हूं। फॉसिल्स का मतलब होता है कि जब हम धरती को खोदते हैं, अर्थ को डिग करते हैं, उसके बाद में हमें नीचे गड़े हुए कुछ मुर्दे जानवर मिलते हैं, तो उनको देख के पता चलता है कि हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी था, लेकिन काम कुछ और करते थे, जैसे डायनासोर, ठीक है। तो समझ आएगा, इन तीनों चीजों को देख के हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की। उस थ्योरी में क्या बोला था? तो पहली चीज जो उन्होंने बोली थी उसको समझते हैं। पहली चीज उन्होंने बोली थी, विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग होंगे, जानवर होंगे, जीव जंतु होंगे, किसी भी एक पॉपुलेशन में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा वैरायटीज उस पॉपुलेशन की मिलेगी, ठीक है। तो पहली चीज इन्होंने ये बोली। दूसरी चीज क्या बोली कि कोई भी स्पीसीज अपनी कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ा ले, लेकिन
जितने बढ़ेंगे उतने मरेंगे भी, तो जो फेयरली कांस्टेंट रहेगी आपकी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की। नेक्स्ट बोला था बेस्ट विल सर्वाइव, ठीक है, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने। तो क्या है इसका तीसरे का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा इसमें सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी। तो डार्विन ने तीसरी बोली थी कि द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल। मतलब कि बहुत सारी भीड़ है, मतलब 100 बीमार एक अनार, तो उस अनार को 100 बीमार नहीं खाएंगे, उसको कोई 10 खाएंगे लोग, कम से कम 10 खाएंगे, और 90 होंगे ना, उनको जाना पड़ेगा वहां से। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि जो फिट होगा वो ही सरवाइव कर पाएगा, अनफिट को नेचर ही सरवाइव नहीं करने देगा, या फिर नेचर ही उसको एलिमिनेट कर देगा। समझ आ गई? इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो समझ आ गया होगा, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या बोला था, 5 बातें बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। The individuals having favorable variation pass on these variations to their progeny from one generation to next generation। मतलब क्या बोला था कि कोई एक इंडिविजुअल मतलब किसी स्पीसीज की बात हो रही है यहाँ पे। हर स्पीसीज में एक वेरिएशन आएगा और वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होता जाएगा। जैसे पहले हमारे पूंछ होती थी, लेकिन अभी हमारे पूंछ नहीं है। जो अनवांटेड चीजें हैं वो हमारी अगली जनरेशन से हटती जाएंगी। ऐसी चौथी बात बोली थी। नेक्स्ट बोला था 5वां फाइनल, दीज वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग टाइम देन ए न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस। क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट बात बोली। जैसे ये वेरिएशंस आ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे और नई स्पीसीज बना लेंगे। एक्यूमुलेशन पढ़ा था ना हमने शुरू में, वेरिएशन का एक्यूमुलेशन, वही बात इन्होंने बोली है। तो 5 बातें आपको याद रखनी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट, जो कि पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं आगे। स्पेसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेसिएशन का मतलब होता है किसी नई स्पीसीज का बन जाना, उसको बोलते हैं स्पीसीज। अच्छा, कोई स्पीसीज बनती कैसे है नई? फॉर एग्जाम्पल आपने भालू के बारे में सुना होगा, बियर, और एक होता है पोलर बियर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो बियर होता है वो काले कलर का होता है, लेकिन पोलर बियर होता है वो आपका सफेद कलर का होता है। ऐसा क्यों हुआ? फॉर एग्जाम्पल पहले बियर एक साथ रहते थे, ये बियर का पॉपुलेशन है। फिर यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर्स आ गए, वो ठंड में चले गए और कुछ बियर गर्मी में रह गए, ये कोल्ड में, ये समर में रह गए। अब जो कोल्ड में रहने वाले थे वो कुछ अलग तरीके के कैरेक्टर्स, उनके बॉडी के ऊपर वेरिएशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसको सरवाइव करना है बॉस उस एनवायरमेंट में। तो उस तरीके से उनकी बॉडी में जनरेशन से जनरेशन में वेरिएशंस आने लगेंगे, फिर ये सेपरेट होके अलग अलग स्पीसीज या फिर स्पीसीज बन जाएंगी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइम के साथ में किसी भी एक स्पीसीज से 2 स्पीसीज अलग अलग हो जाना, उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिएशन। तो दिस वाज द कंप्लीट